नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एमबीबीएस कोर्स डिटेल के बारे में। तो जितने भी बच्चे एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं या फिर उनके पेरेंट्स जो एमबीबीएस कोर्स अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि एमबीबीएस कोर्स कराने के लिए कौन-कौन सा प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। तो तमाम वो टॉपिक जो एमबीबीएस कोर्स करने से रिलेटेड हैं और पूरा एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि आपको अगर एमबीबीएस कोर्स में एडमिशन लेना है, तो आपको क्या-क्या प्रोसेस फॉलो करने पड़ेंगे और इसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या-क्या डिफरेंसेस होते हैं और एमबीबीएस कोर्स करने के बाद आपको कहाँ जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, कहाँ-कहाँ आपको जॉब मिलती है, वो तमाम टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप भी एमबीबीएस कोर्स से रिलेटेड जानकारी रखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि एमबीबीएस कोर्स में कैसे आप एडमिशन ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमबीबीएस का फुल नेम क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि एमबीबीएस का फुल नेम होता है बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी कि ये मेडिसिन और सर्जरी के क्षेत्र में आपका एक बैचलर डिग्री होता है, जो कि मेडिकल फील्ड के अंतर्गत आता है। तो अगर आपको मेडिसिन का डॉक्टर बनना है, तो सबसे पहले आपको 12th पास करना पड़ेगा, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो एंट्रेंस एग्जाम नीट यूजी के थ्रू होता है। तो जब आप एंट्रेंस एग्जाम नीट का क्रैक कर लेते हैं, उसके बाद आपका एडमिशन एमबीबीएस के कोर्स में हो जाता है। तो हम बात करते हैं कि इसमें पूरा सिलेक्शन प्रोसेस कैसे-कैसे किन चरणों में होता है। तो सबसे पहले आप 10वीं पास करते हैं और 10वीं पास करने के बाद आपको पीसीबी ऑप्शनल सब्जेक्ट में लेना होता है, यानी कि 12th में आपको पीसीबी चूज़ करना होता है। पीसीबी मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। तो जब भी आप 10th पास करेंगे, उसके तुरंत बाद 12th में आप पीसीबी चूज़ करेंगे, क्योंकि वो बच्चे जो पीसीबी से पास आउट होते हैं, वही बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और नीट का एग्ज़ाम वही बच्चे देंगे जो कि पीसीबी से पास आउट है। तो जब आप पीसीबी चूज़ कर लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं एमबीबीएस एग्ज़ाम देने के लिए, यानी कि नीट का एग्ज़ाम देने के लिए। तो यही है, आप एलिजिबिलिटी में भी देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको पीसीबी से 12th पास आउट करना है। उसके बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, तो मिनिमम आपको 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी में लाने होते हैं, यानी कि वो सारे कैंडिडेट जो कि एमबीबीएस का कोर्स करना चाहते हैं, तो वो 12th क्लास में मिनिमम 50% उनको लाना अनिवार्य होता है। वहीं अगर आप अदर कैटेगरी से बिलॉन्ग करते हैं, जैसे कि एससी हो गया, एसटी हो गया या फिर ओबीसी हो गया, तो इनको अतिरिक्त छूट होती है। तो वो मिनिमम 45% तक जा सकते हैं, यानी कि अगर उनका 12th में रिजर्व कैटेगरी का 45% है, तो भी उनका एडमिशन हो जाता है, यानी कि वो एलिजिबल होते हैं नीट एग्जाम को देने के लिए। अब एज की बात करते हैं कि एज आपकी कितनी होनी चाहिए। तो आपकी एज मिनिमम 17 साल होनी चाहिए, यानी कि जितने भी बच्चे नीट का एग्ज़ाम देते हैं, नीट का एग्ज़ाम इसलिए दिया जाता है क्योंकि जब तक आप नीट का एग्ज़ाम नहीं देंगे, आपका एमबीबीएस में एडमिशन नहीं होता है। यानी कि अगर आपको एमबीबीएस में एडमिशन लेना है, तो आपको नीट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो एक नीट ज़रिया है जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं एमबीबीएस में। तो यहाँ आपकी मिनिमम एज 17 ईयर होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ये जो एलिजिबिलिटी पास करनी है। जब आप एलिजिबिलिटी पास कर लेते हैं, उसके बाद आप नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं। तो नीट यूजी के एग्ज़ाम में आपको क्या-क्या करना पड़ता है। तो जितने भी बच्चे पीसीबी से पास आउट हैं, वो अपना नीट यूजी का एग्ज़ाम देते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आपको उसमें नीट के पेपर में फिजिक्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और बायोलॉजी के, क्योंकि यही पूरा साइंस स्ट्रीम होता है। तो आपको मेडिकल फील्ड में जाना है, यानी कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन ही वहाँ देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि इनका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, यानी कि कैसे इनका उसमें प्रश्न पूछने का कैसे तरीका। तो आप देख सकते हैं कि नीट यूजी के एग्ज़ाम में आपको टोटल 180 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, यानी कि टोटल आपको 180 क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि टोटल 720 मार्क्स के होते हैं, यानी कि 720 मार्क्स का आपका टोटल ओवरऑल पेपर होता है और ये ऑफलाइन हमेशा कराया जाता है, यानी कि नीट का पेपर हमेशा आपको ऑफलाइन जनरली देखने को मिलता है और इसमें 180 क्वेश्चन आपको टोटल मिलते हैं, जो कि 720 मार्क्स का होता है। तो इसमें ही आपको मार्क्स गेन करना होता है और फिर आपकी मेरिट लगती है। तो अगर आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आपको 630 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। जब आप 630 प्लस मार्क्स लाते हैं, तो आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप इससे कम लाएँगे, तो फिर बहुत कम चांस होता है कि आपका सरकारी कॉलेज एमबीबीएस के लिए मिले। तो अगर आप नीट में एडमिशन लेना चाहते हैं और रियली में आप डेडिकेटेड हैं एमबीबीएस डॉक्टर बनने के लिए, तो आप ऐसी तैयारी करिए जिसमें आपको 630 प्लस मार्क्स आएँ। अगर आपका 720 में 630 प्लस मार्क्स आता है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको मेडिकल फील्ड में एमबीबीएस कोर्स करने के लिए गवर्नमेंट कॉलेज अप्रूव हो जाएगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है।
तो आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आपको 580 से लेके एक एवरेज तौर पे बताया गया है कि 580 से लेके 680 तक मार्क्स आप अगर लाते हैं तो फिर आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाता है। उसके बाद हम बात करें कि कैटेगरी वाइज अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें थोड़ा ऊपर नीचे मार्क्स होता है, क्योंकि कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ लगती है, तो थोड़ा ऊपर नीचे अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन एवरेज तौर पे हम मान के चलें तो आप 600 प्लस मार्क्स लाइए, आपका एडमिशन हो जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। इसके बाद हम बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रोसेस क्या होती है। तो जैसे कि आपका काउंसलिंग नीट क्लियर, जैसे आपका नीट एग्ज़ाम होता है तो नीट एग्ज़ाम आपका 720 मार्क्स का होता है। तो जैसे आप नीट एग्ज़ाम में अपना मार्क्स लाते हैं तो उसके बाद आपका रैंक लगता है। तो रैंक के हिसाब से ऑल इंडिया काउंसलिंग मतलब रैंक के हिसाब से आपका ऑल इंडिया स्टेट लेवल पर रैंक आता है, और एक स्टेट लेवल पर भी रैंक आता है, और एक ऑल इंडिया में भी रैंक आता है। तो रैंक के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक आता है तो उसके हिसाब से जितने भी ऑल इंडिया एम्स हैं उसमें आपको एडमिशन मिलता है। अगर आपके स्टेट के हिसाब से रैंक आता है तो स्टेट कॉलेज होते हैं जो कि एमबीबीएस का कोर्स कराते हैं, तो उसमें भी आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से कॉलेज में कितनी डिमांड है। तो जैसे आपका स्टेट रैंक और ऑल इंडिया रैंक आ जाता है उसके हिसाब से आपका एडमिशन हो जाता है। तो ये है काउंसलिंग में प्रक्रिया, यानी कि जब आप नीट एग्जाम देंगे तो उसके बाद आपका रैंक आएगा, और रैंक आपका ऑल इंडिया के आधार पर आता है, यानी कि पूरे आपका इंडिया में रैंक आता है, और फिर आपका स्टेट रैंक आता है। तो दोनों के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। तो आप उसमें अगर अच्छे रैंक लाते हैं तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज में अप्रूवल मिल जाता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपने अच्छे मार्क्स लाए और आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो रहा है, या फिर आपको काउंसलिंग में गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू बुलाया जा रहा है, तो आपको क्या-क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एडमिशन लेते हैं, यानी कि मान लीजिए कि आपका 600 प्लस मार्क्स आया है और आपकी स्टेट रैंक भी अच्छी आई है, तो आपका एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में हो जाएगा। तो उसमें आपको कम फीस देनी पड़ती है, यानी कि जो भी एमबीबीएस का फीस होता है वो बिल्कुल कम होता है, बहुत ही कम होता है। तो आप एक तो ये फ़ायदा होता है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी फीस कम होती है, और उसमें हाई कट ऑफ होता है। हाई कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि 600 प्लस ही मार्क्स अगर आपके आएँगे 720 में से, तो ही आपको एडमिशन मिल पाएगा। तो इस केस में इसमें कट ऑफ तो हाई होती है, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में उसमें स्कूल की फीस जो एडमिशन शुल्क होता है एमबीबीएस का, वो बहुत ही कम चार्ज किया जाता है। वहीं अगर हम प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट कॉलेज में जैसे कि मान लीजिए कि आपने नीट का एग्ज़ाम दिया है और नीट के एग्ज़ाम में आपको 500 ही मार्क्स आए, या फिर मान के चलिए आपको 400 ही मार्क्स आए, तो फिर उस केस में आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है, फिर आपको प्राइवेट कॉलेज में जाना पड़ेगा। तो प्राइवेट कॉलेज में क्या होता है कि इसमें ज़्यादा फीस होती है, यानी कि आपको फीस बहुत ही ज़्यादा, यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज के मुकाबले आपको मान के चलिए कि 10-20 गुना आपको फीस देना पड़ता है इसमें। तो आपको इसमें फीस ज़्यादा देनी पड़ेगी, और लोअर कट ऑफ होती है, यानी कि मान के चलिए आपके नीट में 400 नंबर भी आए हैं तो प्राइवेट कॉलेज वाले आपको ले लेंगे, एडमिशन ले लेंगे। तो प्राइवेट कॉलेज काफ़ी महँगे होते हैं एमबीबीएस का कोर्स करने के लिए। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज चूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में आपका स्कॉलरशिप चलता है, और सरकार आपको बिल्कुल कम फीस में आपको पूरी एडमिशन प्रोसेस और पूरी पढ़ाई की प्रक्रिया कंप्लीट करा देती है। तो ये फ़ायदे होते हैं, कट ऑफ हाई होती है लेकिन फीस बहुत ही एमबीबीएस कोर्स के कम होती है गवर्नमेंट कॉलेज में, और प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही ज़्यादा होती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें कितने साल के लिए आपको पढ़ाया जाता है, यानी कि जब आप एमबीबीएस का कोर्स करते हैं, एडमिशन प्रक्रिया आपकी पूरी हो जाती है, गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाता है, फिर आपकी क्लासेस लगती हैं, तो कितने साल में आपको ये कंप्लीट कोर्स करना पड़ता है। तो आपका ये पूरे 4.5 साल का कोर्स होता है, यानी कि 4 ईयर एंड हाफ ईयर, यानी कि 4.5 साल का आपका पूरा ये एमबीबीएस लग जाता है। तो इसमें आपको 1 साल इंटर्नशिप और कराई जाती है, यानी कि जब आप 4.5 साल कंप्लीट कर लेते हैं पढ़ाई, तो उसके बाद 1 साल आपको इंटर्नशिप कराई जाती है। इंटर्नशिप करने के बाद आपका ये टोटल ओवरऑल आपका 5.5 साल का पूरा कोर्स हो जाता है, यानी कि एमबीबीएस कोर्स अगर हम देखें तो पूरा 5 साल का हो जाता है। 5 साल के बाद ही आप एक डॉक्टर बन पाते हैं। तो ये है आपका ड्यूरेशन, 4.5 साल का आपका कोर्स और प्लस 1 साल का इंटर्नशिप, तो उसके बाद आपका टोटल 5.5 साल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इंटर्नशिप जो 1 साल की आपकी होती है, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है। तो इंटर्नशिप में आपको हॉस्पिटल में ट्रेनिंग देना पड़ता है, यानी कि जितने भी मेडिकल कॉलेज हैं बड़े-बड़े, तो उसमें क्या होता है कि जो 4.5 साल जितने बच्चे पास आउट हो जाते हैं 4.5 साल बाद, तो उनको
वहाँ पे अपॉइंट किया जाता है एज ए असिस्टेंस डॉक्टर। तो आप असिस्टेंस डॉक्टर के रूप में तैनात होते हैं मेडिकल कॉलेज में, और वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। वहाँ पे आप पेशेंट को चेक करते हैं, इमरजेंसी डील करते हैं, और प्रैक्टिकल तौर पे वहाँ पे पेशेंट को देखते हैं, और वहाँ पे पूरे 1 साल तक अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करते हैं। तो जब आप इंटर्नशिप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर की उपाधि मिल जाती है, यानी कि वहाँ पे आप डॉक्टर नियुक्त हो जाते हैं। तो ये 1 साल के पूरा इंटर्नशिप में आपको हॉस्पिटल में एज अ असिस्टेंस डॉक्टर के रूप में तैनात किया जाता है, और वहाँ पे आपको पेशेंट को डील करना होता है, इमरजेंसी हैंडलिंग करनी होती है, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती है। जहाँ पे आपको हेड डॉक्टर भी मिलेंगे, तो हेड डॉक्टर के अंडर में आपको ये सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है मेडिकल कॉलेज में। तो ये होता है इंटर्नशिप, जो 1 साल की कराई जाती है। तो टोटल इंटर्नशिप के बाद आपका 5 साल का ये कोर्स हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डॉक्टर रजिस्ट्रेशन। तो जब आप इंटर्नशिप अपना कंप्लीट कर लेते हैं, तो एमबीबीएस पूरा होने के बाद मेडिकल काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो जब आप इंटर्नशिप भी कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल में। जब आप अपना मेडिकल काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, फिर आप एक ऑफिशियली डॉक्टर बन जाते हैं। तो ये है पूरा प्रोसेस, प्रक्रिया डॉक्टर बनने का। तो पूरा प्रोसेस में हमने देखा कि पूरा प्रोसेस में आपको 4.5 साल की पढ़ाई करनी पड़ती है, प्लस 1 साल का आपको इंटर्नशिप करना पड़ता है, जो कि टोटल 5.5 साल का हो जाता है। तो जब आप 5.5 साल का समय आप बिता लेते हैं, तो आप एक मेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा के आप एक ऑफिशियली डॉक्टर बन जाते हैं, और आपकी डॉक्टर की डिग्री आपको मिल जाती है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस। उसके बाद हम बात करते हैं कि एमबीबीएस करने के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शन मिलते हैं। तो जैसे आप एमबीबीएस कंप्लीट कर लेते हैं, आपको गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हैं, यानी कि आप गवर्नमेंट डॉक्टर बन जाते हैं, क्योंकि आपने गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू पढ़ाई करी है। उसके बाद आपने अगर प्राइवेट कॉलेज से पढ़ाई करी है, तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं, सर्जन डॉक्टर बन सकते हैं, फिजिशियन बन सकते हैं, और आगे अगर पढ़ना चाहते हैं तो एमडी एमएस भी कर सकते हैं, या फिर आर्मी के डॉक्टर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं मेडिसिन के डिपार्टमेंट में। तो ये सारे ऑप्शन है जो एमबीबीएस करने के बाद आप अलग अलग फील्ड में, अलग अलग क्षेत्र में आप स्पेशलिस्ट बन सकते हैं। तो ये पूरा हमारा आज का टॉपिक रहा है, एमबीबीएस में एडमिशन कैसे होता है, एमबीबीएस की एलिजिबिलिटी क्या है, इसके एग्जाम पैटर्न क्या होते हैं, और क्या क्या प्रोसेस फॉलो करके हम एडमिशन अपना एमबीबीएस कोर्स में ले सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या क्या बेनिफिट है, और इंटर्नशिप में क्या क्या प्रोसेस होते हैं, और फाइनली आपको डॉक्टर बनने में कितना समय लगता है। तो ये तमाम टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और भी अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रह सकते हैं। धन्यवाद।